हेलो फ्रेंड्स, 6 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है इंडिया इजराइल टू सेट अप 40 मिलियन रिसर्च फंड। तो हमने ये न्यूज में डिस्कस किया था, इंडिया इजराइल रिलेशंस अब न्यूज में है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल में है और अब ये जो मेन अनाउंसमेंट हुआ है ये है कि एक रिसर्च फंड बनाया जाएगा। इसको नाम दिया गया है I4F, मीन्स I raised to 4, 4 बार आई, इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन फंड। तो ये फंड में दोनों गवर्नमेंट्स इंडिया इजराइल कंट्रीब्यूट करेगी $20 मिलियन ईच। तो टोटल $40 मिलियन का ये रिसर्च फंड होगा जो रिसर्च स्कॉलर्स को हेल्प करेगा इन्वेंशंस को अपने मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो जो इन्वेंट करते हैं उनको मैन्युफैक्चर करके उसको बिजनेस बनाने के लिए वो हेल्प करेंगे। तो ये रिसर्च फंड है। प्लस इसके अलावा और जो इनिशिएटिव्स लिए गए, MOU साइन किए गए, वो है वाटर, एग्रीकल्चर और स्पेस के लिए। तो इवन वाटर कंजर्वेशन के लिए एक MOU साइन किया गया है, वो मेंशन किया गया है। प्लस इवन एक यूपी जल निगम बोर्ड के साथ MOU है, पर हमको ये स्पेसिफिक न्यूज याद नहीं रखनी है क्योंकि काफी सारी बायलैटरल विजिट्स होगी ओवर अ ईयर, काफी सारी कंट्रीज के साथ हम अग्रीमेंट साइन करेंगे, तो हर कंट्री का हर अग्रीमेंट हम याद नहीं रख सकते। तो ये सब याद नहीं रखना है, पर एक जनरल आइडिया होना चाहिए। ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि हम नॉन स्ट्रेटेजिक जो इनिशिएटिव जो है, नॉन स्ट्रेटेजिक नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, उन पे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन कर रहे हैं। डिफेंस रिलेटेड नहीं है डील, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन दीज नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। तो वाटर कंजर्वेशन पे है। इवन स्पेस के लिए 3 MOU साइन किए हुए हैं। एक है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, दूसरा है ऑप्टिकल लिंक के लिए और तीसरा है एटॉमिक क्लॉक्स के लिए। तो एटॉमिक क्लॉक्स में हमको दिक्कत भी आई थी, हमने ये डिस्कस किया न्यूज में। नाविक जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है हमारा, जो कॉन्स्टेलेशन है, 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन है, जो हम रीजनल GPS बना रहे हैं, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम US के कंट्रोल में है। हालांकि वो फ्रीली अवेलेबल है, पर US कभी भी उसको स्टॉप कर सकता है और इसका मिलिट्री एप्लीकेशन भी होता है। तो इसलिए हम अपना नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं, रीजनल नेविगेशन सिस्टम। तो उसके 7 सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किए, उसमें से पहली सैटेलाइट में ये एटॉमिक क्लॉक में प्रॉब्लम हो गया। तो हर सैटेलाइट पे 3 एटॉमिक क्लॉक्स। तो फर्स्ट सैटेलाइट के तीनों एटॉमिक क्लॉक्स में प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं अब नई सैटेलाइट से। तो वो है, इसीलिए हम यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक क्लॉक्स के लिए भी हम इजराइल के साथ कोऑपरेट करेंगे। और फिर उसके अलावा जो एक्रोनिम्स बने हैं वो है, तो हमने पहले डिस्कस किया है, बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये फॉर्मूला दिया, I स्क्वायर T स्क्वायर। तो I स्क्वायर T स्क्वायर मीन्स इंडियन टैलेंट इजरायली टेक्नोलॉजी। तो ये उन्होंने दिया था और अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो टर्मिनोलॉजी दिया वो है I for I, मीन्स इंडिया फॉर इजराइल। और इसके अलावा जो इनके साथ निगोसिएशन यहाँ हुए, तो इजराइल में यहाँ पे 2 स्टेट सोल्यूशन का कोई मेंशन नहीं किया गया, जो इंडिया सपोर्ट करती है। 2 स्टेट सोल्यूशन मतलब इजराइल और पैलेस्टीन 2 सेपरेट स्टेट्स बनने चाहिए जो पीसफुली को एग्जिस्ट करे, साथ में रहे। तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन का कहीं मेंशन नहीं किया गया। प्लस वो इजराइल का भी यही स्टैंड है कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इजराइल पैलेस्टीन पीस प्रोसेस में। हालांकि सारे इंटरनेशनल कम्युनिटीज पैलेस्टीन के राइट्स के लिए यहाँ पे डिमांड कर रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है, यहाँ पे यही सारे जो हमने अग्रीमेंट डिस्कस किए, वाटर के लिए, इवन स्पेस में और इवन ये रिसर्च फंड वो दिया हुआ है। फिर अगला न्यूज आइटम है जम्मू एंड कश्मीर हाउसेज अडॉप्ट GST रेजोल्यूशन। तो हमने देखा था कि GST लागू हो गया फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ने GST एक्ट नहीं पास किया। तो अब जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर ने एक रेजोल्यूशन पास किया है GST अडॉप्ट करने के लिए। तो ये रेजोल्यूशन है, ये GST बिल पास नहीं किया गया है, एक्ट नहीं बना है यहाँ पे स्टेट लेवल का, सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास हुआ है थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मतलब एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव है। मतलब लेजिस्लेचर ने सिर्फ एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव रेजोल्यूशन को पास किया, क्योंकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आपको पता होना चाहिए इट्स अ कोलिशन गवर्नमेंट बिटवीन महबूबा मुफ्तीज पार्टी और एंड BJP। तो ये 2 पार्टीज का यहाँ कोलिशन है, तो लेजिस्लेचर में इनकी मेजोरिटी है। तो एक्ट तो नहीं पास हुआ है, पर ये रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया है। और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 को अपहोल्ड करेंगे, 370 के प्रोविजंस को डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। तो ये GST काउंसिल जो है
जीएसटी काउंसिल हमने कई बार डिस्कस किया, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली यहाँ पे चेयरमैन है, और यहाँ पे सारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जनरली स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स यहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेड है। तो वही वो कह रहे हैं कि इस जीएसटी काउंसिल के अंदर भी हमारा स्पेशल सेफगार्ड जो हमारे लिए वो डाइल्यूट ना हो, ये अश्योर किया जाएगा। तो ये अश्योरेंस दिया गया है। तो गवर्नमेंट चाहती थी यहाँ पे कि जीएसटी इंप्लीमेंट हो, तो इसीलिए ये रेजोल्यूशन अब अडॉप्ट किया गया। और ये आर्टिकल 370 के बारे में जो स्पेशल प्रोविजंस है फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे और भी स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, बट ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर को काफी ज्यादा स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। तो आर्टिकल 371 में बाकी स्टेट्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। तो ये आर्टिकल 370 जो है उसका जेनेसिस ये है कि जब महाराजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर, जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इंडिया को ज्वाइन किया उन्होंने 1947 में, तब उनको अश्योर किया गया था कि एक्सेप्ट 4 एरियाज, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, बाकी सारी चीजों के लिए जो लॉज है वो पार्लियामेंट में अगर पास हो गए, इंडियन पार्लियामेंट में, तो वो स्टेट को तभी एप्लीकेबल हो गए अगर वहां स्टेट गवर्नमेंट उनको अप्रूव करेंगे तो ही एप्लीकेबल होगा। तो ये अब तक वो प्रोविजन है, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रोविजन कंटिन्यू होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में सारे लॉज जो इंडिया बनाती है, इंडियन पार्लियामेंट बनाती है, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते, अगर वहाँ स्टेट गवर्नमेंट उनको अप्रूव करती है तो वो एप्लीकेबल होते हैं। इवन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे है, एप्लीकेबल है, पर अगर अमेंडमेंट होता है तो वो अमेंडमेंट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे नया फंडामेंटल राइट ऐड हुआ है, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर में फिलहाल नहीं है। प्लस इसके अलग अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी उसको तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, वो एक है। प्लस इवन डीपीएसपीस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ओनली स्टेट इन इंडिया, एक लौता स्टेट है इंडिया में जिसके पास खुद का अपना स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके अंदर वो उनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो वो फॉलो करते हैं। तो इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस है। इवन फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश की गई है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अबॉलिश नहीं की गई है। अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में राइट टू प्रॉपर्टी वैलिड है, फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पे अगर आपको लैंड खरीदना है तो आउटसाइडर्स यहाँ पे लैंड भी नहीं खरीद सकते, तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजंस है ऐसे। प्लस दिस इज द ओनली स्टेट जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, मतलब आप स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन हो, वो भी एक सिटीजनशिप है, और ऑफकोर्स नेशनल इंडियन सिटीजन भी हो, तो ये है। प्लस इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस भी यहाँ पे सारे नहीं एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं अप्लाई की जा सकती। इवन नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 ग्राउंड्स पे अप्लाई की जाती है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या आर्म्ड रिबेलियन। तो वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, पर इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रिबेलियन के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है नेशनल इमरजेंसी। प्लस प्रेसिडेंट्स रूल है, वो कई बार जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई किया गया है, तो इसको एक्सटेंड किया गया है प्रेसिडेंट्स रूल को जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजंस है यहाँ पे। इवन इनका सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी प्रोविजंस इनके स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर का टर्म भी 5 ईयर नहीं है, 6 ईयर पीरियड है इसका। फिर अगला न्यूज आइटम है, सिलेक्शन ऑफ ईसीज मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर। तो ये इलेक्शन कमिश्नर्स के सिलेक्शन पे है, और ये न्यूज में है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है फॉर्मर नसीम अहमद जायदी, इनका टर्म कंप्लीट हुआ और अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। कल इवन हिंदू में इनका इंटरव्यू था, इसीलिए हमने क्वेश्चन बैंक में भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किए, काफी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नए अपॉइंट किए गए हैं वो गुजरात के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है आंचल कुमार ज्योति। तो अब ये अपॉइंटमेंट तो हो गया इनका, ही हैज अज्यूम्ड ऑफिस, और अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया गया है जस्ट अ डे बिफोर ही अज्यूम्ड ऑफिस के इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कोई स्टिपुलेटेड प्रोसीजर नहीं है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन पैनल है जो सिलेक्ट करेगा, ये सारी डिटेल्स नहीं। हालांकि सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए ये सब डिटेल्स होती है, इवन सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए भी क्लियर प्रोसीजर मेंशन्ड है। पर फॉर इलेक्शन कमीशन जो इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इतने इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन कमिश्नर्स आर दी पीपल हु सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस एट स्टेट लेवल एंड एट नेशनल लेवल, ये सब इलेक्शन कमीशन करते हैं।
तो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट जरूरी है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, क्लियर प्रोसीजर हो। इवन आर्टिकल 324(2) जिसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में डिटेल मेंशन्ड है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट से, पर प्रेसिडेंट जो डिसाइड किया जाता है उनको अपॉइंट करते हैं, वो तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, तो वो ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्वेश्चंस रेज कर रही है कि क्या शॉर्टलिस्ट कैसे होते हैं ये कैंडिडेट्स, उनके कौन शॉर्टलिस्ट करता है इनको, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सिलेक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर क्योंकि एक PIL पिटिशन फाइल किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन फाइल किया गया इन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हालांकि अब तक जो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए हैं, जुडिशरी कह रही है कि सारे आउटस्टैंडिंग पीपल रहे, फेयर, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, डेमोक्रेसी इनके हाथ में है, फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और जस्ट प्रोसेस लाना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये पिटिशन को ये सीरियसली लिया जा रहा है। और जुडिशरी सेंटर को एडवाइस कर रही है कि आप एक लॉ लाओ, क्योंकि ये इवन आर्टिकल 324(2) में मेंशन्ड है कि देयर शुड बी एज अ पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। तो इट्स एन एक्सपेक्टेशन, कंपल्शन नहीं है आर्टिकल 324(2) में, पर ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट जैसे लॉ से प्रोवाइड करेगी वैसे अपॉइंटमेंट्स किए जाए, लेकिन कोई लॉ अब तक नहीं बना है। तो इसके रिस्पांस में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए जो एडवोकेट होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा है कि जो ये अपॉइंटमेंट क्वेश्चंस रेज कर रही है जुडिशरी, तो उसके रिस्पांस में कह रहे हैं कि सारे अपॉइंटमेंट शॉर्टलिस्टिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं विद हिज कैबिनेट। तो ये टॉप मोस्ट अथॉरिटी होता है, नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व्ड, इज द स्टेटमेंट गिवन फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये वो कह रहे, ये है क्वेश्चंस के आंसर्स ये है। और अगर जो एडवाइस आ रही है कि आप लॉ इनेक्ट करो, तो उस पे सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि ये लॉ बनाना तो ये पार्लियामेंट का काम है, तो पार्लियामेंट विल डिसाइड कि लॉ बनना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, पर वी आर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव की है, तो अगर एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव लेगी तो पार्लियामेंट में लॉ बनेगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सॉलिसिटर जनरल मीन्स द गवर्नमेंट। तो ये है। और यहाँ पे डिटेल्स मेंशन्ड है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब डिबेट्स हो रहे थे 1949 में, तब ये भी स्ट्रेस किया गया कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट एक्चुअली वोटिंग से हो, दोनों हाउसेस लोकसभा राज्यसभा वोट करे, और जो 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग से इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ये सजेशन था। और प्लस इवन जो हमने डिस्कस किया अभी आर्टिकल 324(2), इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अपॉइंटमेंट जो है दैट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पर अभी तक कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाई ही नहीं। तो इसीलिए ये कहा गया कि क्योंकि ये लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एक एक्सपेक्टेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए इसको फुलफिल किया जाए। और यहाँ पे और एक 1974 में जो मिस्टर VM तरकुंदे पैनल बनाया गया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट करेंगे, पर एडवाइस किसका होगा, पैनल अपॉइंटिंग पैनल कौन होगा। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया था कि पैनल में 3 मेंबर्स हो, PM, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा और CJI। लेकिन फिलहाल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट करती है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जुडिशरी, किसी का कोई रोल नहीं होता। फिर अगला न्यूज आइटम है ऑफ प्लांट स्पीशीज फ्यू एंड फार बिटवीन। तो ये एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टडी की जा रही है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो रेयर, एंडेमिक एंड थ्रेटेंड स्पीशीज की, प्लांट स्पीशीज की। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 डेकेड्स मतलब पिछले 20 साल पहले यहाँ पे जो स्टडी की गई थी उसके बाद और एक असेसमेंट हुआ ही नहीं है। तो ये असेसमेंट अब वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये 3 ईयर प्रोग्राम है कि वो डॉक्यूमेंट करे सारी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंडेमिक ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री। मतलब जो एंडेमिक मतलब ये रीजन में ही पाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट है, जिनका वैल्यूएबल है वो स्पीशीज का वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स में जो ये स्पीशीज का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, तो उस पर ये हाईलाइट किया जा रहा है कि काफी सारी स्पीशीज का डॉक्यूमेंटेशन 20 सालों बाद अब हो रहा है। और इसमें उन्होंने काफी सारी स्पीशीज का डिटेल्स निकाले हैं जो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये 3 कैटेगरीज होती है, ये 3 कैटेगरीज मेंशन की जाती है इन IUCN रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये सारे जो स्टैटिक पार्ट्स है ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए IUCN क्या है, रेड लिस्ट क्या है, रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरीज आती है, तो ये सब है। तो यहाँ पे वो वेस्टर्न घाट, सब अंडमान एंड निकोबार, ईस्टर्न घाट, सब जगह पे वो डॉक्यूमेंट करेंगे एंडेमिक स्पीशीज। ये नेशनल प्रोग्राम है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का।
और वेस्टर्न घाट्स हमने पहले भी डिस्कस किया, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है कंट्री में, वन ऑफ द 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। यहाँ काफी सारी एंडेमिक प्लांट स्पीशीज पाई जाती है, अराउंड 1800, उसमें से एंडेमिक स्पीशीज है 4000 प्लस स्पीशीज है, 1800 अराउंड एंडेमिक है, मतलब यहाँ पे पाई जाती है, यह रीजन की स्पीशीज है। और काफी सारे मैमिलियन स्पीशीज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, नीलगिरी लंगूर, लायन टेल्ड मकाका यहाँ पाया जाता है, मलाबार सिवर्ट, इवन रस्टी स्पॉटेड कैट जो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैट्स मानी जाती है वो भी यहाँ पे पाई जाती है, टाइगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों यहाँ पाए जाते हैं, स्लॉथ बेयर, इवन इंडियन एलिफेंट और गौर और इंडियन बाइसन वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अभी हमने देखा IUCN रेड लिस्ट, तो इसके अलावा फिर रेड लिस्ट है, जो ये 3 कैटेगरीज हमने रेड लिस्ट में देखी, तो ये 3 थ्रेटेंड कैटेगरीज मानी जाती है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कैटेगराइजेशन करते हैं वो ये सारी कैटेगरीज है, उनमें से 3 है जो थ्रेटेंड कैटेगरीज मानी जाती है जिनका रेड लिस्ट में मेंशन होता है। और रेड लिस्ट में फ्लोरा एज वेल एज फौना, मतलब प्लांट स्पीशीज एज वेल एज एनिमल स्पीशीज मेंशन होती है। तो ये 3 कैटेगरीज है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इन दैट ऑर्डर। एक्सटिंक्शन रिस्क का ऑर्डर यहाँ दिया गया। और फिर होगा अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी में आएगी, और फिर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN हमको बताता है स्पीशीज का। और इसके अलावा जो नीचे कैटेगरीज है जिनको एक्सटिंक्शन रिस्क नहीं है, वो एक नियर थ्रेटेंड है और एक लीस्ट कंसर्न। उसके अलावा थोड़ी और स्पीशीज डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में भी जाती है क्योंकि उनका एडिक्वेट डेटा नहीं है, इवेल्युएट करते हैं पर एडिक्वेट डेटा नहीं है। और एक कैटेगरी है लास्ट नॉट इवेल्युएटेड, जो स्पीशीज इवेल्युएट ही नहीं की गई है। और फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हमने देखा, वेस्टर्न घाट्स इज वन ऑफ द 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ बताए गए हैं, उसमें से ये इंडिया में ये देखो वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका एक है, और दूसरा है इंडो बर्मा, तो वो है यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयाज, मतलब ये और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो टर्मिनोलॉजी है ये इसलिए है कि ये रीजन में काफी सारी स्पीशीज लॉस्ट हो गई है, तो प्राइम वेजिटेशन मतलब प्लांट स्पीशीज। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का डेफिनेशन ही ये मेयर्स 2000 एडिशन में दिया गया था, और इसमें 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। एक कि एटलीस्ट यहाँ पे 0.5% और एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स है वो एंडेमिक हो, तो ये वेस्टर्न घाट्स में जैसे है और ईस्टर्न हिमालयाज में भी है। और एक कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी ये है कि एटलीस्ट 70% इट हैज लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन। तो इसीलिए वो हॉटस्पॉट है, मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन की काफी ज्यादा जरूरत है, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। और जो 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में है वो ये है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज। फिर अगला न्यूज आइटम है री एग्जामिन कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से हिस्टोरिकली अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जब से फर्स्ट जज, सेकंड जज और थर्ड जज केस से ये मैंडेटरी किया गया है। तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जजेस का अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय प्रेसिडेंट विथ कंसल्टेशन। कंसल्टेशन टर्म यूज किया गया कि उनको कंसल्ट करना होगा टू द जजेस, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी कंसल्टेड। तो ये कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस के नहीं, वो मतलब है कि कंसल्ट किया मतलब जो कंसल्टेशन में उन्होंने एडवाइस किया वो बाइंडिंग है कि नहीं है बाइंडिंग। तो एक्चुअली कॉलेजियम सिस्टम में जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि कंसल्टेशन टर्म लिखा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने ऐसे इंटरप्रेट किया है कि ये कंसल्टेशन जो है वो बाइंडिंग है। तो इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम फंक्शन कर रहा है, और इसके अंदर जुडिशरी ने डिसाइड किया है कि कॉलेजियम नाम बताएगी, कॉलेजियम सिस्टम में नाम दिया जाएगा, जो नाम जज का दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम अब तक चला आ रहा है। 2015 में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एस्टैब्लिश किया। तो ये कमीशन में इक्वल मेंबर्स हो गए, मतलब जो डिसाइड करेंगे कौन जज अपॉइंट होना है, क्योंकि सारे जजेस अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज टू ऑल हाई कोर्ट्स, सारा ये कॉलेजियम सिस्टम से हो रहा था। अब उन्होंने कहा NJAC से होगा, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में इक्वल मेंबर्स हो गए, 3 मेंबर्स फ्रॉम जुडिशरी साइड, 3 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, 6 मेंबर बॉडी होगी, 3 मेंबर हो गए, तो वो डिसाइड करेंगे 6 मेंबर बॉडी। तो इसके लिए फिर ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात है, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। तो NJAC एक्ट पास करने से पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस।
तो अब अपॉइंटमेंट जुडिशरी रिलेटेड है तो ये फेडरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेडरल फीचर्स। तो इसीलिए यहाँ पे फिर फेडरल फीचर को अगर अमेंड करना है तो आर्टिकल 368 जो है उसके अंदर फिर इनको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इवन पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद इसको एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर को भी पास करना होगा। तो वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, फिर एनजेएसी एक्ट भी पास किया गया, लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 7 जज बेंच के सामने ये आया ये जो एनजेएसी का केस, और उसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दिस इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि गवर्नमेंट और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को इक्वल से मिल रहा है अपॉइंटमेंट्स में, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस मिस हो रहा है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अफेक्ट होगा, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए फिर जब एनजेएसी स्क्रैप हो गया तो फिर से कॉलेजियम सिस्टम पे आए, पर वही जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, ये बेंच ने एक्सेप्ट किया कि हालांकि एनजेएसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट कॉलेजियम सिस्टम भी अप टू द मार्क नहीं है, हम एक्सेप्ट करते हैं, रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये रिफॉर्म्स के लिए दोनों जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव साथ में फंक्शन करें, और इसीलिए एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ये ड्राफ्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया, जुडिशरी उसको मॉडिफाई करती है, फिर से गवर्नमेंट के पास जाता है, तो ये ड्राफ्ट एमओपीज जब तक दोनों साइड्स फाइनलाइज नहीं करेगी तब तक जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस फाइनलाइज नहीं होगा। तो रिफॉर्म्स ऐसे हो रहे हैं, तो ये एमओपी अब तक चल रहा है, गवर्नमेंट ने दिया जुडिशरी को, जुडिशरी ने अब रिसेंटली उनको वापस भी दिया है, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं एक्सेप्ट किया वो डिटेल्स लेके वापस दिया, हमने न्यूज में डिस्कस किया है ये पहले, तो यही है। तो एमओपी अभी तक चल रहा है, आगे भी न्यूज में आने वाला है वो है। और इसके अलावा जो ये 7 जज बेंच थी जिन्होंने ये जजमेंट दिया था एनजेसी को स्क्रैप करने के लिए, उसमें एक जज थे जिन्होंने अपना डिसेंट दिया था, तो ये डिसेंटिंग जज थे जस्टिस चेलमेश्वर। तो ये जस्टिस चेलमेश्वर है, वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं कॉलेजियम सिस्टम को, और वो कहते हैं कि इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये स्पेसिफिकली अब हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि जस्टिस सीएस कर्नन का जो केस था, जो हमने काफी बार अभी डिस्कस किया है, इनको 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट दिया गया है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये सिटिंग जज थे, पहले सिटिंग जज थे जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जिसके अगेंस्ट इनिशिएट की गई, तो अब तो ये रिटायर हो गए हैं और अब ये जेल टर्म सर्व कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कॉलेजियम सिस्टम से ही अपॉइंट किए गए। तो कॉलेजियम सिस्टम में फ्लॉज है वो हाईलाइट किए जा रहे हैं, और ये जस्टिस चेलमेश्वर कह रहे हैं कि ये तो एक ही केस था, और भी काफी केसेस है ऐसे जो हाईलाइट नहीं हुए ऐसे जजेस के, तो वही है। और वो कह रहे हैं कि जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम को मॉडिफाई किया जाए, और ये जस्टिस चेलमेश्वर हमेशा से इवन कॉलेजियम सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी वो रिफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पे सारा क्लोज डोर मीटिंग होता है कॉलेजियम सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कौन अपॉइंट किया जाए, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इवन कॉलेजियम मीटिंग्स की मिनट्स नहीं रिकॉर्ड की जाती, तो ये भी वो सजेस्ट करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाओ, मिनट्स रिकॉर्ड करो। तो ये इनका स्टैंड पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है, और ये पूरा डिटेल्स दिए गए है एनजेएससी और कॉलेजियम सिस्टम में क्या फर्क है जो अब हमने डिस्कस किया। तो एनजेएससी के मेंबर्स आप देख सकते हैं, जो 6 लोग हैं, तो 3 जुडिशरी के मतलब सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, और जो 3 गवर्नमेंट से आते हैं वो है लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन्स। तो ये इक्वल से था, और वही उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। फिर ये भी अगेन वही है, कॉलेजियम सिस्टम कैसे बना, तो वो ओरिजिनल प्रोविजन ये था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजेआई। तो ये कंसल्टेशन टर्म का इंटरप्रिटेशन किया गया और कहा गया नहीं, कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। तो फाइनल जो रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की वो ये था, राइट। ये एनजेएससी भी बताया गया पूरा। तो ये 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ, पर फिर इसको हटा दिया गया, और ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग थी कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इससे अफेक्ट होता है, और वही कहा कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर अगला न्यूज आइटम है सुषमा टू विजिट नेपाल इन अगस्त। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ये नेपाल विजिट करेगी अगस्त 2017 में फॉर बिम्स्टेक समिट। तो ये बिम्स्टेक जो है ये और एक रीजनल ग्रुपिंग है, तो इसका ओरिजिनल एक्रोनिम जो था वो ये था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ग्रुपिंग थी, पर 2 नए मेंबर्स ऐड किए गए,
तो ये 1997 में दिया गया है। 1997 में जो मेंबर्स थे वो ये 5 थे, और दो नए आए 2004 में, वो है नेपाल और भूटान। तो जब नेपाल और भूटान ऐड किए गए तो इसका एक्रोनिम वही है, पर एक्सपांशन चेंज कर दिया। तो ये अब हो गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसकी समिट अब होगी इन नेपाल। तो ये बिम्स्टेक के बारे में मेंशन किया गया, 7 मेंबर्स है। तो ये इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है और थाईलैंड की भी लुक वेस्ट पॉलिसी थी, दोनों को मर्ज करके ये बिम्स्टेक का ओरिजिन हुआ। लेकिन यहाँ पे भी एफटीए है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ट्रेड इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो नेशनलिस्टिक कंसिडरेशंस लिए जाते हैं, इतना ट्रेड प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो वो अभी भी सेफगार्ड्स बहुत स्ट्रांग है। तो ये बिम्स्टेक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग है, तो पता होना चाहिए। फिर अगला है ट्रम्प स्लैम्स चाइना अहेड ऑफ मीटिंग विद जी। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये चाइना के अगेंस्ट अब पॉइंट रेस कर रहे, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया ने आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो टेस्ट फायर किया, तो इस वजह से चाइना पे उन्होंने जो कॉन्फिडेंस रखा था कि चाइना नॉर्थ कोरिया पे प्रेशर डालेगी और नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर है नॉर्थ कोरिया की चाइना। तो चाइना वहां पे डोमिनेशन उनका होना चाहिए और उनको कंट्रोल करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन थे। इवन उन्होंने उनको एक ऑफर दिया था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना को ऑफर दिया था कि आप नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करो, उनका जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है अगर वो रोल बैक करते हैं नॉर्थ कोरिया, तो हम चाइना के साथ बेटर ट्रेड डील देंगे आपको, चाइना को एक बेटर ट्रेड डील रिटर्न में दी जाएगी। तो ये एक ऑफर दिया गया था, क्योंकि चाइना यूएस का ट्रेड डिस्प्यूट भी है, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेड सरप्लस है चाइना के पास, तो यूएस का काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। तो इसको करेक्ट करने के लिए अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो हम चाइना को बेटर ट्रेड डील देंगे, वो एक ऑफर दिया गया कि हम अलाउ करेंगे, इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होंगे अगर नॉर्थ कोरिया को आप कंट्रोल करो तो। लेकिन अभी वही देखा हमने कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की, अभी टेस्ट फायर की। तो ये जो है वो कहते हैं यूएस की वेस्ट कोस्ट पे अलास्का तक पहुंच सकता है, इवन वॉशिंगटन डीसी तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो वही इसीलिए यहाँ पे कंसर्न सब रेज हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अब मिलने वाले, यूरोप के लिए उनकी मीटिंग है अभी, G20 समिट है यूरोप में, इन हैम्बर्ग इन जर्मनी। तो यहाँ पे वो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से भी मिलेंगे, इवन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मीटिंग होगी। तो ये एक न्यूज में आने वाले, आगे हम देखेंगे। और वही है, वो कह रहे कि चाइना रादर देन नॉट कोऑपरेटिंग विद नॉर्थ कोरिया और प्रेशराइजिंग, वो कह रहे चाइना और नॉर्थ कोरिया का ट्रेड 40% इंक्रीज हुआ है इन दिस फर्स्ट क्वार्टर। तो वही वो चाइना के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अब यूज कर रहे हैं। वही है यहाँ पे चाइना यूएस का जो ट्रेड डिस्प्यूट भी है, तो एक्चुअली 100 डे डेडलाइन दी गई थी कि 100 दिन देखेंगे। तो ये 100 डे डेडलाइन जो है कि डील हम ट्रेड डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए लाए, तो 100 डे डेडलाइन जुलाई 16 को एक्सपायर हो जाएगी। तब वही आगे क्या स्टेप्स यूएस लेगी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये $347 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो चाइना के फेवर में है। तो यूएस का काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, इवन इंडिया के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है, बट वो काफी छोटा है। तो जब इंडिया यूएस में हम ट्रेड डेफिसिट के को हाईलाइट करते थे, वो तो हम कहते थे आपका मेन ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, जो हमारा है वो तो काफी छोटा है। तो ये 3/4 ऑफ टोटल ट्रेड डेफिसिट जो है यूएस का, वो चाइना के साथ है। तो ये एक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी कि ट्रेड डेफिसिट भी कम किया जाए। तो वो दिखाया गया, ये मिसाइल जो नॉर्थ कोरिया लॉन्च कर रही है वो कहाँ तक पहुंचेगी, आईसीबीएम से, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, वो दिखाया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है, पाकिस्तान आर्मी चीफ टारगेट्स इंडिया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एट मिसाइल टेस्ट। तो एक्चुअली पाकिस्तान ने ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर की नस्र। अब आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान की मिसाइल कौन सी है वो कभी यूपीएससी ने नहीं पूछा है, तो इट्स ओके। बट या ये नस्र जो मिसाइल है शॉर्ट रेंज है, 60 to 70 किलोमीटर की रेंज है। तो ये लॉन्च जब टेस्ट फायर किया गया, तब पाकिस्तान मिलिट्री चीफ ने कहा कि हमने कोल्ड वाटर डाल दिया कोल्ड स्टार्ट। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया की डॉक्ट्रिन मानी जाती है। तो ये इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एक्चुअली इंडिया डिनाई करती कि ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। जैसे चाइना की भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब वो ऑल अराउंड इंडिया इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एज सच पे वो अपना कंट्रोल रखे, ताकि वो इंडिया को सराउंड कर सके, पूरा पेनिनसुलर इंडिया को। तो ये हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी कहते हैं। तो ये चाइना कहती है ऐसी हमारी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसी कोई हमारी डॉक्ट्रिन
फिलोसफी नहीं है, पॉलिसी नहीं है, पर हम ये एक्सेप्ट, ये बिलीव करते हैं और हम इसको असर्ट करते हैं कि ये है, चाइना ये फॉलो करती है, हमको सराउंड करने की कोशिश कर रही है। तो वैसे ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, वैसे ही ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है जो पाकिस्तान कहती है नहीं ये इंडिया फॉलो करती है। तो इसका मतलब क्या है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये मिसाइल इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ये न्यूज में इंपॉर्टेंट नहीं लिया गया, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन मेंशन किया गया इसलिए ये न्यूज में पिकअप किया गया। तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन मतलब कोल्ड स्टार्ट करना है, मतलब धीरे धीरे शुरू करना है, मतलब कि हम जब पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक से सफर करते तो हमको उनको रिस्पॉन्स देना है, पर रिस्पॉन्स कन्वेंशनल वॉर ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों न्यूक्लियर पावर्स है तो न्यूक्लियर वॉर में एस्केलेट ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब छोटा सा ऐसे कोई यूजेबल कन्वेंशनल रिटेलिएशन होना चाहिए। रिटेलिएशन मतलब रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो मतलब कि छोटा सा, मतलब तो इसके लिए कहा जाता है कि छोटे छोटे डिविजन्स बनाए जाए, थोड़े टाइम के लिए एक ऑफेंसिव किया जाए और पाकिस्तान की टेरिटरी को कंट्रोल किया जाए, या तो ऐसे स्टेप्स लिए जाए कि पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड वॉर भी ना कर सके और इवन न्यूक्लियर एस्केलेशन भी ना। तो ऐसे इनिशिएटिव जैसे हमने अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी किए, तो दिस इज ऑल्सो स्मॉल इनिशिएटिव, रिस्पॉन्स गिवन ऐसे। तो वही कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बेसिकली वही है। फिर अगला न्यूज आइटम है एयर इंडिया में नॉट बी डेट फ्री बिफोर सेल। तो एयर इंडिया रिलेटेड न्यूज हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी आएगा। अभी जो न्यूज है वो सिर्फ एक जो निगोशिएशंस डिस्कशंस चल रहे हैं उनका एक झलक दे रही है, क्या हो रहे हैं आगे, डेवलपमेंट्स क्या होंगे। तो एयर इंडिया का 52,000 करोड़ का डेट है, इसमें से 22,000 करोड़ है वो एयरक्राफ्ट लोन है और बाकी का जो है वो वर्किंग कैपिटल लोन एंड अदर लायबिलिटीज है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल लोन है अराउंड 30,000 करोड़ का, तो इसमें से जो पार्ट ऑफ इट है वो गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, एटलीस्ट हाफ ऑफ इट कहा जाता है कि टेक ओवर किया जाएगा। बाकी का जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को ये सेल किया जाएगा, तो ये डेट के साथ जाएगा। एटलीस्ट हाफ ऑफ वर्किंग कैपिटल डेट भी उनको टेक ओवर करना होगा। ये एक बैक एंड इन्फॉर्मेशन जो है मतलब क्लोज डोर इन्फॉर्मेशन वो सामने आ रही है कि ऑफिशियल्स यहाँ ये कह रहे हैं। तो ये डिटेल्स दी गई है डेट्स के बारे में, और ये गवर्नमेंट का जो लाइकली इनिशिएटिव होगा कि हाफ ऑफ वर्किंग कैपिटल डेट वो ले लेंगे, बाकी का सेल में जाएगा। फिर अगला है सर्विसेज पीएमआई एट 8 मंथ हाई सर्वे। तो ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो सर्विस सेक्टर के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी होता है, ये सर्विस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है जिसका मई मंथ का डेटा सामने आया। तो ये मंथली आता है, मंथली सर्वे किया जाता है। और ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती है मंथली जो गवर्नमेंट रिलीज होता है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक्चुअली 30 कंपनीज होती है जिनका इंडिकेशन मैनेजर्स का सर्वे किया जाता है और वहां से इंडिकेशन मिलता है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस कैसा है। तो अगर ये इंडेक्स का रीडिंग 50 से कम है मतलब कि एक्सपांशन नहीं हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, और अगर 50 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एक्सपांशन हो रहा है, मतलब अबव 50 एक्सपांशन, बिलो 50 मतलब बिजनेस कंट्रैक्शन हो रहा है। तो सर्विस सेक्टर का जो ये मंथ का डेटा देखा गया तो वो 52.2 है, मतलब सर्विस सेक्टर एक्सपांशन हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। हालांकि मैन्युफैक्चरर सेक्टर अभी हम स्लो डाउन में देख रहे हैं, और ये एक्चुअली निकी इंडिया ने किया है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है, वही मैं कह रही थी। तो ये मंथली सर्वे होता है, हर मंथ का क्या डेटा फिगर है वो हमको नहीं देखना है। स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता क्या है वो सब पता होना चाहिए, राइट। तो ये आईआईपी भी हमने कई बार डिस्कस किया, ये मंथली रिलीज किया जाता है, ये गवर्नमेंट रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये डेटा हर मंथ रिलीज करती है। और इसके अंदर ही 8 कोर इंडस्ट्रीज भी है जिसका डेटा हमने डिस्कस भी किया है ये न्यूज में, राइट। फिर लास्ट न्यूज आइटम है फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लैरिफाइज डेफिनेशन ऑफ ब्रांडेड आइटम्स फॉर जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर जो अलग अलग रेट्स है, तो जीएसटी में जो सर्टेन फूड आइटम्स है जैसे उनका रेट 0% है, क्योंकि ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर वो ब्रांडेड है तो ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर 5% जीएसटी है। तो ये ब्रांडेड आइटम्स क्या हो गए, तो वही ये ब्रांडेड के ऊपर क्लैरिटी देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ब्रांडेड का मतलब है कि वो कमोडिटी के पैकेज्ड है और उसके ऊपर ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क है जो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, तो अगर यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है तो फिर वो ब्रांडेड कमोडिटी है। तो ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है।
तो वही ये ट्रेडमार्क होता है, तो जनरली ये अगर नेशनल लॉस के अंदर ट्रेडमार्क होता है तो ये सिंबल यूज किया जाता है ट्रेडमार्क के नीचे, और टीएम का इन जनरली लिखते हैं, लेकिन ये जो सिंबल है मतलब ये नेशनल लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, दैट इज ट्रेडमार्क ब्रांडेड आइटम्स। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।